12 अगस्त 1997 मुंबई के जुहू बीच के एक मंदिर में पूजा देने गए म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार, लेकिन मंदिर से निकलकर जब वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे तभी 3 युवक उन्हें घेर लेते हैं। कुछ समझ में आता उससे पहले ही उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और एक के बाद एक 16 गोलियां बरसा दी गुलशन कुमार पर। उनका शरीर छलनी हो गया और वो जमीन पर लुढ़क गए। उस वक्त बॉलीवुड की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक थे गुलशन कुमार। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुलशन कुमार, जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए दान किया, गरीबों की मदद की, यहाँ तक कि सड़क पर पड़े घायल जानवरों का भी इलाज करवाते थे, वही गुलशन कुमार को इतनी निर्ममता से किसने मार डाला? और जानकर हैरानी होगी, उस दिन उनके साथ जो बॉडीगार्ड रहता था वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। सवाल है क्यों? यहाँ तक कि उस दिन गुलशन कुमार ने हाथ जोड़कर वहाँ मौजूद हर एक इंसान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनके सामने सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। आखिर वे लोग किससे डर रहे थे? गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के साथ कई बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों के नाम भी सामने आए, लेकिन जानकर आप और भी शॉक्ड हो जाओगे। आज 28 साल बीत जाने के बाद भी गुलशन कुमार के कातिलों को सजा नहीं मिली है। लेकिन क्यों? तो दोस्तों, सभी सवालों का जवाब मिलेगा वे टू जैन जी में। बने रहे वे टू जैन जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त की सुबह गुलशन कुमार अपने घर से निकले। उनका घर जेतेश्वर मंदिर से 6 किलोमीटर दूर था, जहां वे रोज पूजा देने जाया करते थे। उस दिन भी ठीक सुबह 10:10 पर वो अपनी मेरून रंग की स्टीम कार लेकर मंदिर के पास पहुंचते हैं। गुलशन गाड़ी से उतरकर सीधे मंदिर के अंदर चले जाते हैं और उनका ड्राइवर रूपलाल गाड़ी को मंदिर के पास रूप छाया बिल्डिंग के सामने पार्क करता है। ठीक 30 मिनट बाद 10:40 पर गुलशन मंदिर से बाहर निकलते हैं। उधर उस मंदिर के ठीक सामने सड़क के उस पार एक सैलून था और उस सैलून में बैठे थे दाऊद इब्राहिम के 3 शूटर, अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, दूसरा था अब्दुल राशिद और तीसरा अनिल शर्मा। ये तीनों उसी सैलून में बैठे गुलशन पर नजर रख रहे थे। ठीक 10:40 पर जब गुलशन पूजा खत्म कर मंदिर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो गाड़ी में बैठने जाते हैं, अब्दुल रऊफ आगे बढ़ता है। वो गुलशन की गर्दन के पास बंदूक तानते हुए कहता है, बहुत पूजा कर ली तूने, अब भगवान के पास चले जा। और ये कहते ही वो गुलशन के सिर पर निशाना लगाकर एक गोली चला देता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, ये गोली गुलशन के कान के पास से निकल जाती है। गुलशन डर के मारे भागते हैं और मंदिर के पास बने एक टॉयलेट में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो फिसलकर टॉयलेट के सामने ही गिर जाते हैं। उधर इतने में वो तीनों शूटर उनके पास पहुंच जाते हैं और गुलशन की पीठ पर 3 बार गोली चलाते हैं। इतनी गोलियां लगने के बाद भी गुलशन रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो वहां मौजूद एक महिला से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें घर के अंदर जाने दिया जाए, लेकिन वो महिला इतनी डर गई थी कि उसने गुलशन के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। तभी गुलशन का ड्राइवर रूपलाल आगे आता है। वो उन तीनों शूटरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक शूटर उसके पैर में गोली मार देता है। रूपलाल जमीन पर गिर जाता है। अब वो तीनों शूटर अपनी बंदूक से लगातार गुलशन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। उन्होंने गुलशन पर कुल 16 गोलियां चलाईं, जिनमें से एक मिस हो गई और बाकी 15 गोलियां गुलशन के शरीर को छलनी कर गईं। उधर जब शूटर गुलशन पर गोली चला रहे थे, तभी उनमें से एक अब्दुल रऊफ किसी से फोन पर बात कर रहा था और उस फोन के दूसरी तरफ था दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ अब्बू सलेम। वो कॉल सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि वो गुलशन की चीखें और दर्द की आवाज सुन सके। जब गुलशन कुमार लहूलुहान हालत में बेहोश हो जाते हैं, तभी वो तीनों शूटर एक टैक्सी छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। शूटरों के भाग जाने के बाद मंदिर के पुजारी और एक कर्मचारी आगे आते हैं। वे लोग गुलशन और रूपलाल को पास ही मौजूद कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते ही गुलशन को मृत घोषित कर दिया जाता है। गुलशन कुमार जैसे एक नेक इंसान जो हमेशा भजन कीर्तन करते थे, आम लोगों की मदद करते थे और नए नए आर्टिस्ट्स को मौका देते थे, उनकी मौत पूरे भारत के लिए एक बड़ा शॉकिंग न्यूज थी। जब मुंबई पुलिस ने इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सामने आया मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम। साथ ही एक और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम भी सामने आया
जिसका करियर शुरू हुआ था गुलशन कुमार के हाथों से। कौन था वो गद्दार, इस बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वो गुलशन कुमार जो एक फल बेचने वाले के बेटे थे, कैसे बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में सालों साल तक राज करते रहे। उन्होंने कैसे टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की, आइए इस बारे में जानते हैं। 1957 5 मई दिल्ली के दरियागंज में एक पंजाबी हिंदू परिवार में गुलशन का जन्म हुआ। बचपन में वो अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर काम करते थे। बाद में उनके पिता ने एक दुकान खरीद ली जहां उन्होंने रिकॉर्ड्स का बिजनेस शुरू किया और यहीं से गुलशन का संगीत के प्रति प्यार बढ़ने लगा। भारत में उस समय ग्रामोफोन का चलन था। जो लोग एलीट क्लास से थे वही लोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड खरीदकर गाने सुना करते थे। पिता की दुकान पर काम करते करते गुलशन ने रिकॉर्ड बनाना और रिकॉर्ड रिपेयरिंग का काम सीख लिया था। लेकिन रिकॉर्ड्स का भविष्य ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि भारत के मार्केट में तब सस्ते जापानी कैसेट्स आने लगे थे जिनकी कीमत आम लोगों की पहुंच में थी। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग उस समय कैसेट्स में गाने सुनना पसंद करने लगे और गुलशन ने इसी दौर में सस्ते पायरेटेड गानों के कैसेट्स बेचना शुरू किया। 1978 में नोएडा में गुलशन ने अपना पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और इससे गुलशन का बिजनेस दिन ब दिन लाफों लाफ बढ़ने लगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने कदम और मजबूत करने के लिए 1983 में वो मुंबई आए और शुरू की अपनी नई म्यूजिक कंपनी टी सीरीज। गुलशन शुरू से ही बेहद धार्मिक इंसान थे। वो भगवान शिव और वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि इस टी सीरीज नाम का पहला अक्षर टी त्रिशूल से लिया गया था। टी सीरीज के शुरुआती दिनों में गुलशन भक्ति गीतों के कैसेट बनाया करते थे, क्योंकि इन भक्ति गीतों की भारत में बहुत ज्यादा डिमांड थी और इन गीतों के लिए वो चुनते थे नए नए प्रतिभाओं को। अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज, कुमार शानू, अलका याग्निक, ये सब उस समय बड़े सिंगर नहीं थे और गुलशन कुमार के हाथों से ही इन सब ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था। नए कलाकारों को लेने का एक मुख्य कारण ये था कि लोगों को इनके गाने सुनना पसंद आता था और दूसरा कारण ये था कि इनका मेहनताना तुलनात्मक रूप से कम होता था। 1988 में कयामत से कयामत तक एल्बम के साथ टी सीरीज ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस समय गुलशन कुमार कई नए टैलेंट्स की तलाश में रहते थे, जैसे आज के मशहूर सिंगर सोनू निगम, जिनका डेब्यू भी गुलशन कुमार के हाथों से हुआ था। लेकिन इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर से जो आगे चलकर उनकी मौत का मुख्य कारण बनने वाला था। 1990 में आशिकी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जिसके गाने आपने जरूर सुने होंगे। ये म्यूजिक एल्बम पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हुआ था, यहाँ तक कि 1 करोड़ कैसेट्स की बिक्री के बाद टी सीरीज ने उसकी काउंटिंग ही बंद कर दी थी। और इस एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम और श्रवण। इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी, यहाँ तक कि उस दौर में आशिकी की सफलता ने टी सीरीज को भारत की सबसे लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी बना दिया था। हालात ऐसे बन गए थे कि बाकी जो म्यूजिक कंपनियां थीं, टिप्स, वीनस, वो सब पीछे रह गईं। और आपको बता दें, गुलशन कुमार की हत्या के साथ इन कंपनियों के नाम भी सामने आए थे। The Gulshan Kumar murder case continues to throw up new twists. The police arrested Ramesh Taurani, the boss of music majors TIP. एक तरफ जब म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार राज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड का एक नया नाम उभर रहा था और वो नाम था दाऊद इब्राहिम। और दाऊद के उदय के पीछे मुख्य कारण था मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस। उसी समय मुंबई में 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ और इस बम ब्लास्ट के साथ दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा हुआ था और तब दाऊद दुबई भाग गया था। लेकिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तब भी उसकी डी कंपनी का अनौपचारिक शासन जारी था। उस समय रियल एस्टेट से उनकी अधिक कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए डी कंपनी का ध्यान बॉलीवुड की ओर गया, क्योंकि बॉलीवुड उस समय बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहा था और दाऊद की डी कंपनी ने बॉलीवुड के सितारों को डराना शुरू कर दिया और प्रोटेक्शन के बजाय पैसे की डिमांड करने लगी। उस समय दाऊद के करीबी सहयोगी अब्बू सलेम बॉलीवुड के विभिन्न प्रभावशाली लोगों को फोन करके पैसे वसूल करता था और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो उसका नाम दाऊद की हिट लिस्ट में आ जाता था, जिसका परिणाम मृत्यु होता था। वहीं दूसरी तरफ 1993 में भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शीर्ष पर थे गुलशन कुमार। टी सीरीज का उस समय वार्षिक टर्नओवर था 3,500 करोड़ रुपए। गुलशन इस समय कई मंदिरों और गरीबों को दान करते थे
उत्तराखंड के वैष्णो देवी मंदिर में वे रोज 1 लाख रुपए का भंडारा देते थे, जिससे कई गरीब लोग दोपहर और शाम का खाना खा सके। और गुलशन की इतनी बड़ी सफलता पर डी कंपनी की नजर पड़ गई। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि अब्बू सलेम गुलशन से पैसे मांगने के लिए फोन करता था और गुलशन कभी कभी उन्हें कुछ पैसे दे भी देते थे। लेकिन दाऊद के साथ गुलशन की दुश्मनी कुछ अलग तरह से शुरू हुई। ये सब किस्सा शुरू हुआ एक म्यूजिक डायरेक्टर के हाथों से। आपको याद है, हमने आशिकी मूवी का जिक्र किया था। वो आशिकी मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम और श्रवण। इनमें से एक, नदीम सैफी, अपनी गाई हुई एक एल्बम पब्लिश करना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि ये एल्बम टी सीरीज के लेवल पर पब्लिश हो। जब उसने ये प्रस्ताव गुलशन के सामने रखा तो गुलशन ने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में तो तुम अच्छे हो, लेकिन गाने की आवाज अच्छी नहीं थी। गुलशन कुमार इस एल्बम को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन नदीम की बार बार की रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया। लेकिन वह एल्बम हाय अजनबी पूरी तरह फ्लॉप हो गया और इससे टी सीरीज को भारी नुकसान हुआ। लेकिन नदीम हमेशा गुलशन को दोषी ठहराते रहे। उनका कहना था कि तुमने ठीक इसका प्रमोशन नहीं किया, इसलिए ये फ्लॉप हुआ। इसके अलावा गुलशन कुमार हमेशा नए लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री में मौका देते थे और कई हिट गाने देने के बाद उन्होंने नदीम को नए किसी गाने में एज म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में नहीं लिया। इससे नदीम को लगा कि गुलशन कुमार उनके करियर को खत्म करना चाहते हैं और इस कारण नदीम सैफी ने गुलशन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। नदीम के पास उस समय अंडरवर्ल्ड का एक मजबूत कनेक्शन था और वह कभी कभी दुबई जाता था कार्यक्रम करने, जिनको स्पॉन्सर करते थे दाऊद इब्राहिम के लोग। और नदीम हर तरह से डी कंपनी को गुलशन कुमार को मारने के लिए समझाने लगा। दिन था 1997, 12 जून, यानी गुलशन कुमार की हत्या के ठीक 2 महीने पहले दुबई में एक म्यूजिकल नाइट आयोजित किया गया, जिसे स्पॉन्सर कर रहा था डी कंपनी का एक ड्रग माफिया। उस समय बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े स्टार वहां मौजूद थे और इनमें ही शामिल था नदीम सैफी। कहा जाता है कि इस पार्टी में बैठकर ही गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग की गई और उसके बाद शुरू हुई गुलशन कुमार पर नजरदारी। उस पर हर समय पैनी निगाह रखी जाती थी, वो कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और यहाँ तक कि हत्या के 1 हफ्ते पहले ही हत्या का स्थान भी तय कर लिया गया था। हत्या के 1 हफ्ते पहले 5 अगस्त अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार को फोन किया और उन्होंने गुलशन कुमार से प्रोटेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की। गुलशन कुमार सीधे तौर पर पैसे देने से इनकार कर देते हैं। गुलशन कुमार ने पैसे नहीं दिए तो अब्बू सलेम फोन काट देता है। इस बीच मुंबई पुलिस के पास एक इंटेल आती है कि दाऊद इब्राहिम की टीम किसी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी को मारने जा रही है और इस वजह से मुंबई पुलिस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ से छूट जाते हैं गुलशन कुमार। कहा जाता है कि उस समय पुलिस ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई गुलशन कुमार को मार सकता है। इसके अलावा गुलशन कुमार के पास पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक गार्ड तैनात था। जब अब्बू सलेम ने गुलशन कुमार को पैसे के लिए फोन किया तो गुलशन के भाई किशन कुमार ने कहा कि पुलिस को इस बारे में सूचित करें, लेकिन गुलशन कुमार ने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर पुलिस को बताया तो डी कंपनी के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। इसके ठीक 3 दिन पहले 9 अगस्त अब्बू सलेम ने फिर से गुलशन को फोन किया और इस बार भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन इस बार अब्बू सलेम ने पैसे के अलावा पूछा कि तुम नदीम को किसी और काम में क्यों नहीं ले रहे। अब्बू सलेम के मुंह से नदीम का नाम सुनकर गुलशन शॉक्ड हो गए क्योंकि वह नदीम को अपना दोस्त समझते थे। इस समय गुलशन ने कहा, तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं मंदिर के दान पेटी में पैसे डालूं। जब गुलशन फोन पर बात कर रहे थे उनके पास खड़े थे उनके भाई किशन कुमार। उन्होंने फिर कहा कि पुलिस को इस बारे में सूचित करें, लेकिन गुलशन ने इसे अनदेखा किया। और इसके बाद आता है हत्या का दिन, 12 अगस्त 1997। शूटर्स पहले से ही मंदिर के सामने सैलून में बैठे थे और जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आए वे गोलियां चलाकर गुलशन के शरीर को झाड़ झाड़ कर देते हैं। गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद बॉलीवुड भर में शोक की छाया फैल गई, साथ ही भय और आतंक का माहौल भी, क्योंकि गुलशन कुमार जैसे अच्छे इंसान को भी किसी कंपनी की हिट लिस्ट में आना पड़ सकता है, ये किसी ने सोच भी नहीं सकता था। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सबसे पहले सवाल उठता है उस दिन गुलशन कुमार के बॉडीगार्ड उनके साथ क्यों नहीं थे। जानकारी मिलती है कि वो बॉडीगार्ड उस दिन बीमार था। इसके बीच में मुंबई पुलिस को पता चलता है गुलशन कुमार की हत्या में नदीम सैफी का भी हाथ है। Gulshan Kumar, who was gunned down in broad daylight while coming out of a temple in Mumbai, main suspect in the case is music director Nadeem.
जब पुलिस नदीम सैफी को पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि वह हत्या के 2 महीने पहले ही लंदन जा चुका था और भारत सरकार जब यूके सरकार से बात करती है तो नदीम को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन नदीम के खिलाफ जो सबूत मुंबई पुलिस ने दिए थे यूके के कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया और इसके 1 साल बाद नदीम यूके की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ तीनों शूटरों में से एक पुलिस के जाल में फंस जाता है। 2001 में अब्दुल रऊफ को कोलकाता से पकड़ लिया जाता है और उसे जन्म पर्यंत कारावास की सजा मिलती है। उस समय टी सीरीज की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी टिप्स के मालिक रमेश तौरानी का नाम भी इस हत्या में जुड़ा हुआ था, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। तीनों शूटरों में से अब्दुल रऊफ को जन्म पर्यंत कारावास हुआ, लेकिन बाकी 2 शूटरों के साथ कोर्ट ने क्या किया, इन दोनों को कोर्ट ने छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ भी मुंबई पुलिस कोई सबूत नहीं दे पाई। इस हत्या का एक और मास्टरमाइंड अब्बू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से अरेस्ट किया गया, लेकिन उस पर कभी भी गुलशन कुमार की हत्या का दोष नहीं लगाया गया। उसे अरेस्ट किया गया था 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल होने के कारण। बाद में पता चला कि पुलिस ने अब्बू सलेम के चार्ज में गुलशन कुमार हत्या का कोई उल्लेख नहीं किया। इस तरह एक सच्चे दिल वाले इंसान अपने मरने के बाद भी उसकी मृत्यु का न्याय आज तक नहीं मिला। लेकिन गुलशन कुमार के जाने के बाद भी उनका सपना आज भी जिंदा है टी सीरीज के माध्यम से। आज के दिन टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज। गुलशन कुमार हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। तो ये थी गुलशन कुमार की हत्या की कहानी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेटू जैन जी को सब्सक्राइब करके बने रहे बेटू जंजी के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।